हेलो फ्रेंड्स, मैं डालचंद सैनी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और अपना चल रहा है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जिसमें अपना जो चैप्टर है चुंबक एवं विद्युत चुंबकत्व चल रहा है। तो हम आज वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले आप थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स अपना चल रहा है चुंबक एवं विद्युत चुंबक। इसमें अपना जो आज का टॉपिक है वो है प्रतिष्ठतम। प्रतिष्ठतम में क्या होता है ये देखते हैं। विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के समतुल्य, यानी कि आपने देखा था जो अपना विद्युत परिपथ था उसमें तो प्रतिरोध होता है और चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, प्रतिष्ठतम होता है। दोनों का कार्य क्या होता है, वो विद्युत के रुकावट करता है, ये उसके चुंबकीय परिपथ में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है। विद्युत परिपथ के प्रतिरोध के समान चुंबकीय परिपथ की बाधा रिलक्टेंस कहलाती है। इसे ऐसे से दर्शाते हैं। इसकी इकाई एम्पियर टर्न प्रति वेबर होती है। प्रतिष्ठतम यानी S बराबर Ni/φ या Ni/वेबर, यानी कि वही बात है, यानी कि फ्लक्स को हम फाई से दर्शाते हैं, वेबर इसकी इकाई होती है। या इसको हम H बराबर L/माइक्रो A या L/माइक्रो 0 माइक्रो R माइक्रो A से दर्शा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि L क्या है, चुंबकीय पथ की लंबाई है। ठीक है। माइक्रो 0 है स्वतंत्र चुंबकशीलता, माइक्रो R है आपेक्षित चुंबकशीलता। ठीक है। A है यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है। आगे देखते हैं लीकेज फ्लक्स क्या होता है। प्रायोगिक रूप में जनित्र या मोटर में स्टेटर व रोटर के मध्य वायु अंतराल रखा जाता है। स्टेटर फ्लक्स का अधिकांश भाग वायु अंतराल को पार करके रोटर में पहुंचता है, परंतु वायु का प्रतिष्ठतम अधिक होने के कारण फ्लक्स का कुछ भाग वायु अंतराल को पार करके रोटर में नहीं पहुंचता है। इस फ्लक्स को ही हम लीकेज या क्षरण फ्लक्स कहते हैं। दोबारा से देखो, प्रायोगिक रूप में जनित्र या मोटर में स्टेटर व रोटर के मध्य वायु अंतराल रखा जाता है। रोटर व स्टेटर के मध्य वायु अंतराल रखा जाता है। स्टेटर फ्लक्स का अधिकांश भाग वायु अंतराल को पार करके रोटर में पहुंचता है, परंतु वायु का प्रतिष्ठतम अधिक होने के कारण, यानी कि प्रतिरोध जैसा है प्रतिष्ठतम अधिक होने के कारण फ्लक्स का कुछ भाग वायु अंतराल को पार करके रोटर में नहीं पहुंच पाता है। अधिकतर तो चला जाता है, लेकिन कुछ है जो रह जाता है। इस फ्लक्स को ही हम लीकेज या क्षरण फ्लक्स कहते हैं। आगे देखते हैं वायु अंतराल के पास फैला हुआ फ्लक्स जो वायु अंतराल में से प्रवाहित नहीं होता, इसे फ्रिंज फ्लक्स कहते हैं। वायु अंतराल के पास फैला हुआ फ्लक्स जो वायु अंतराल में से प्रवाहित नहीं होता, इसे फ्रिंज फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वह फ्लक्स जो वायु अंतराल को पार करके अपना परिपथ पूरा कर लेता है, वो उपयोगी फ्लक्स कहलाता है। यानी कि जो वायु अंतराल को पार कर गए वो क्या है, हमारे काम में आना है, इसलिए इसको हम उपयोगी फ्लक्स कहते हैं। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को संपूर्ण फ्लक्स कहते हैं। अब अगर हमें संपूर्ण फ्लक्स के बारे में जानना है तो क्या करेंगे, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स को संपूर्ण फ्लक्स कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे ने 1791 से 1867, यानी कि इसके जो माइकल फैराडे का जो कार्यकाल था वो कब था, 1791 से 1867 ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कुछ नियम स्थापित किए, जिन पर लगभग सभी मशीनें जैसे मोटर, जनित्र, ट्रांसफार्मर कार्य करते हैं। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भाई ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है,
तो हम कह देते हैं या तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो विद्युत चुम्बकीय जो प्रेरण है वो बनाए किसने है? माइकल फैराडे ने। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फैराडे के चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। जनित्र है, ये भी किस पर करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। अब इसके जो नियम है देखो कौन कौन से हैं। प्रथम नियम, जब कोई चालक चुम्बकीय बल रेखाओं को काटता है, जब कोई चालक चुम्बकीय बल रेखाओं को काटता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। दूसरा इसका जो नियम है वो क्या है? चालक द्वारा चुम्बकीय बल रेखाओं के कटने से, चालक द्वारा चुम्बकीय बल रेखाओं के कटने से उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिणाम फ्लक्स गुंथन में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब इसका अगर सूत्र हमें देखते हैं तो ऐसा है, E समानुपाती d∅/dt। ठीक है। या इसको हम E बराबर n d∅/dt या n × ∅2 - ∅1/dt से हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं n क्या है? घेरों की संख्या है। फाई क्या है? फ्लक्स। टी क्या है? समय। ठीक है। यहाँ अगर देखते हैं डी टी का मतलब होता है समय का अंतराल। ठीक है। डी का मतलब होता है फ्लक्स का अंतराल, यानी इन दोनों के बीच का अंतराल। ठीक है। आगे देखते हैं भाई, एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं कि एक कॉइल में 500 वर्त यानी 500 टर्न है। यदि कॉइल के गुथित फ्लक्स में परिवर्तन 0.3 सेकंड में 0.25 मेगा वेबर से 0.75 मेगा वेबर हो तो उस कॉइल में विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल यानी उदाहरण में क्या क्या दे रखा है। एन यानी वर्त कितने हैं? 500 टर्न। ठीक है। d∅ यानी अंतर देखते हैं। अब देखो 0.75 में से 0.25 को हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 0.5 MWV। MWV आप समझ रहे हो? ठीक है, मिली वेबर। ठीक है। dt बराबर है 0.3 सेकंड। ठीक है। ई हमें ज्ञात करनी है। ई ज्ञात करने के लिए हम सूत्र देखते हैं, n/d∅/dt। n कितना है? 500। dt यानी कि समय का जो अंतर है, सॉरी फ्लक्स का जो अंतर है वो कितना है? 0.5 × 10⁻³ क्यों है? क्योंकि हमने इसको मिली को हटाया है और गुना में 10⁻³ लगाया है। dt कितना है? समय कितना है? 0.3। अब यानी कि इसको हम हल करते हैं 500। ठीक है। 0.3 हमने रख लिया, 0.5 रख लिया है, यानी जो माइनस, अब जो गुना में यानी 10⁻³ है, जो माइनस वाली जो संख्या है वो नीचे चली जाती हैं। तो यानी कि इसको हम खोलते हैं तो बटे में 1000 रख देंगे। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। ठीक है। 5 से 5 का 5, 5 दूनी 10। ठीक है। इस तरह से कट जाएगा। ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा 6। तो 5 में 6 का भाग देंगे तो कितना आता है? ये भाई 833 नहीं है, ये 0.833 है। ठीक है। 0.833 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं लेंज के नियम के अनुसार। लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज के नियम अनुसार जब किसी चालक में विद्युत वाहक बल यानी EMF उत्पन्न होता है तो इसके द्वारा चलने वाली धारा उत्पन्न करने वाली शक्ति का विरोध करती है। ठीक है। एक नोट लाकर लिख लेना, उत्पन्न EMF सदैव विरोधी प्रकार का होता है। यानी वोल्टेज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? E बराबर n/d∅/dt। आप समझ रहे हो, n का मतलब होता है टर्न, d मतलब होता है फ्लक्स का अंतर और dt का मतलब होता है समय का अंतराल। ठीक है। E बराबर प्रेरित EMF है। ठीक है, ये समझ रहे हो। फ्लेमिंग के दायाद का नियम का उपयोग हम करते हैं, तो इसमें देखते हैं, इस नियम का प्रयोग चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी इस नियम का उपयोग किस लिए किया जाता है?
प्रयोग चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस नियम का प्रयोग जनित्र में किया जाता है। जनित्र तो आप समझ रहे हो, जनरेटर, ठीक है, जिससे हमें विद्युत प्राप्त होती है। अब इस नियम के अनुसार दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी अंगुली, मध्य अंगुली तीनों यदि समकोण पर कर दी जाएं तो, जैसा कि देखो आपको अभी मैं दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हो, देखो अंगूठा है और ये अपनी तर्जनी अंगुली और ये मध्य की अंगुली है, ठीक है। ये तीनों क्या है, यहाँ पर भी देखो, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 का बनता है, ठीक है। थोड़ा इसको बनाने में थोड़ी दिक्कत आई, इसलिए थोड़ा अलग है, नहीं तो यहाँ पे क्या है कि तीनों ये परस्पर जो अंगुली और अंगूठे हैं परस्पर 90 डिग्री पर हो तो चालक यानी अंगूठा है जो चालक के घूमने की दिशा को दर्शाता है, और जो तर्जनी अंगुली है वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाती है, और जो मध्य की जो उंगली है वो विद्युत धारा को दर्शाती है। इसे ही हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। एक बार देखते हैं, यहाँ पे देखो, दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी अंगुली, मध्य अंगुली तीनों यदि समकोण पर कर दी जाए तो अंगूठा चालक की घूमने की दिशा को इंगित करता है, तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, मध्य अंगुली चालक में प्रेरित विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल को दर्शाता है। विद्युत धारा यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, विद्युत धारा को दर्शाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, देखो, यानी ये अपना दायां हाथ है, अंगूठा, तर्जनी अंगुली और मध्य की अंगुली को हमने परस्पर 90 डिग्री पर कर लिया है, ठीक है। अब हम यानी जो अंगूठा है वो चालक में घूमने की दिशा को दर्शा रहा है, ठीक है, और जो तर्जनी अंगुली है वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शा रही है, और जो मध्य की अंगुली है वो विद्युत धारा को दर्शा रही है। इसे ही हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स।